बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। क्या जंग हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की? जिस तरीके से एक फ़िज़ा बनाई गई कि बहुत ज़्यादा कशीदगी हो गई है, बॉर्डर्स पर बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है फ़ौजों की, और जिस तरीके से बयानबाजी की गई मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, क्या वाकई जंग हो रही है? क्या एक कन्वेंशनल वार दो न्यूक्लियर पावर्स में हो रही है? और अगर ये होती है तो इसके असरात सिर्फ दो कंट्रीज में रहेंगे या ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे और पूरी दुनिया तक जाएंगे? इसके साथ इसके ऊपर बात करनी है। और ये जंग हो रही है, 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। हमारे जो वजीरे इतलात हैं अता तागर साहब, उन्होंने कौम को हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रात को बताया कि जनाब हमारे पास सिर्फ 36 या 48 घंटे हैं। और ये ISI यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो है पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी मुसद्दका जो एक इतलात है वो ये है कि 36 से 48 घंटे के अंदर अंदर इंडिया जो है वो अटैक करेगा। इंडिया जो तैयारी कर चुका है और वो अटैक करेगा, बॉर्डर्स पे अटैक कर सकता है किसी भी साइड से। तो हमें तैयार रहना चाहिए। फौजें तैयार हैं जी दोनों तरफ से, और ये तैयार की गई हैं मीडिया की जानब से और सोशल मीडिया की जानब से। फौजें तैयार हैं। क्या वाकई जंग हो रही है? सवाल बड़ा सादा सा है, क्या जंग हो रही है? नहीं हो रही जी, जंग हो ही नहीं रही। ये हो रही है नूरा कुश्ती। और नूरा कुश्ती जब होती है ना तो फिर ऐसे ही होती है, एक तरफ से बयान आता है, फिर दूसरी तरफ से बयान आता है, फिर तीसरी तरफ से बयान आता है, ठीक है। और इसी तरह दोनों ममालिक में बयानबाजी हो रही है। जंग हो ही नहीं सकती है। ये जंग इतनी आसान नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में उलझ पड़े और ये फिर बहुत लंबी चली जाए जंग। जंग पाकिस्तान में जब भी पहले भी कोई इंडिया के साथ हुई है तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन से ज्यादा जंग नहीं रही है। 10 दिन के अंदर जिसने जो कमाई करनी थी, जिसने जो विक्ट्री बनानी थी, जिसने कौम को अपनी अपनी को मुतमिन करना था, 10 दिन के अंदर अंदर जितनी फौज मरवानी थी, जितनी मतलब के तबाही बर्बादी करनी थी, कि ये इससे ज्यादा हो ही नहीं सका है। और बंद कमरों के अंदर ये फैसले होते हैं कि जनाब जंग हो रही है जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में हकीकत ये है कि जंग लड़ता कौन है? जंग लड़ता है फौजी, और वो सिपाही लड़ता है जो आगे बॉर्डर्स पे होता है, जो गोली खा रहा होता है, जो शहीद हो रहा होता है। जो बड़े लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, जो बड़े रैंक्स के लोग होते हैं, वो पीछे कमरों में बैठे होते हैं, डिस्कशन चल रही होती है और साथ में जो है वो टेबल टॉक भी हो रही होती है। मरने वाले आगे मर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया का ये जो छोटा सा क्लैश है, इसके अंदर देखा जाए तो जंग पहली बात तो होनी ही नहीं है। अगर होती भी है तो दोनों ममालिक के जो ताकतवर लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट होगी या हुकूमतें होगी, इन्होंने कोशिश ये करनी है कि अब हम इतनी बड़ी बयानबाजी कर चुके हैं तो हल्का सा आप भी मतलब कि थोड़ा सा अटैक कर लें, हल्का सा हम भी आगे से जवाब दे देते हैं। बस ये सिलसिला हो सकता है कि एक झड़प हो सकती है छोटी मोटी, वो भी बॉर्डर्स के ऊपर, और फिर एक विक्ट्री बनाई जाएगी कि जनाब हम जंग जीत गए। वो अपने कौम को मुतमिन कर रहे होंगे, हम अपनी कौम को मुतमिन कर रहे होंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो बड़ा अहम है। भारत के साथ कशीदगी और जंग के इम्कानात बढ़ने के साथ ही कई पाकिस्तानी रहनुमा कौमी यकजहती की अपील कर रहे हैं। यानी कि जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनकी बात वो कर रहे हैं। ये यकीनन एक काबिल सिताइश मकसद है, लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? यानी कि कौमी यकजहती के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? रुकावट ये है कि मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर जो इस टाइम है वो इमरान खान है, और उसकी जो मुसलसल कैद है वही सबसे बड़ी रुकावट है कौम की यकजहती में। अगर कौम को आपने यूनाइट करना है, अगर आपको मुतहिद करना चाहते हैं, तो फिर इमरान खान ही एक वाहिद रास्ता है। इमरान खान ही एक वाहिद इस मुल्क में, पाकिस्तान में एक आवाज मौजूद है जो एक कॉल पे पूरे मुल्क को, चारों इकाइयों को, चारों सूबों को इकट्ठा कर सकता है। वो है इमरान खान। तो इसको जो है रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है कि अगर आप वाकई जंग के साए आप पे मंडला रहे हैं तो फिर आपको इमरान खान साहब को रिहा करना चाहिए। तो इसके जवाब में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अलीमा खान साहबा ने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जंग नहीं हो रही, ये हो रही है नूरा कुश्ती। और जब नूरा कुश्ती हो रही है तो फिर आपको पता है कि फिर इमरान खान साहब की रिहाई इनके लिए जरूरी नहीं है। अगर जंग होनी होती और जंग बिल्कुल सीरियस होती जंग वाले साइड से ये लोग, तो फिर इमरान खान साहब के कदमों में ये खुद जाके गिर जाते, उनके कदमों में बैठे होते और उन्हें कह रहे होते कि जी कौम को आप मुतहिद करें, हमें आपकी जरूरत है। चाहे वो ताकतवर है, चाहे वो ये हुकूमत है, ये खुद इमरान खान साहब के पास चली गई होती और बता रही होती कि जनाब हमें आपकी जरूरत है। लेकिन इस तरह का आप कुछ हो नहीं रहा है। जब भी किसी मुल्क की जंग दूसरे मुल्क के साथ होती है तो फिर जो कारोबारी लोग हैं, जो मफाद प्रस्त लोग हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अपनी कमाई कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल जो फार्मा कंपनीज हैं वो हों, और चाहे जो असला बनाने वाली फैक्ट्रीज हों, ये मुतहरक हो जाती हैं। और इनका असला, इनका मेडिकल, इनकी दवाइयां, इनकी पट्टियां, इनके जो औजार हैं, ये तब ही बिकने हैं जब लाशें गिरनी है, और लाशें गिराने के लिए ही असला इस्तेमाल होना है। वरना असले को शीशे के डेकोरेशन पीस में नहीं रखा जा सकता, शीशे के अंदर बंद करके। जंग होगी तो असला खरीदा जाएगा, और जंग होगी तो मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी फैक्ट्रियां अपने अपने मफाद के लिए जो है कोशां होती हैं।
छोटी मोटी जंग हो भी जाती है, करवाते भी हैं लोग, अपनी जाती मफाद के लिए भी करवाते हैं ताकि अपनी अपनी कमाई करके फिर साइड पे हो जाएं। लेकिन अगर ये कन्वेंशनल वार होती है बड़ी, जैसे गजा, फलस्तीन बड़ी, और यूक्रेन और रशिया, तो फिर इनको भी लॉस होता है, ये भी मरते हैं। इनको पता होता है कि अब फैक्ट्रियां तो तब बचेंगी जब हम खुद बचेंगे, कमाई तो तब होगी जब हम जिंदा रहेंगे, जब हमारे ऊपर बमबारी हो रही होगी तो फिर कमाइयां नहीं रहेंगी। तो ये एक माहौल क्रिएट किया जाता है जंग का। अब आगे चलते हैं, जंग तो नहीं हो रही है जी जनाब, नूरा कुश्ती हो रही है, और ये कब तक चलती है। लेकिन जो दावा किया गया था 36 घंटे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की मुसद्दका तरीन एक इतलात के मुताबिक, वो तो गुजर गए हैं जनाब, 48 घंटे भी होने वाले हैं और इससे ऊपर टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आगे चलते हैं जी। सलीमा खान साहबा ने कहा है कि जो लोग इमरान खान साहब से मिलके आते हैं और बड़े फखर से बाहर बता रहे होते हैं कि हम तो इमरान खान साहब से मिल के आए हैं, तो ये इशारा था फैसल चौधरी की जानब। तो सलीमा खान साहबा ने कहा कि शर्म करनी चाहिए, आपको फखर नहीं करना चाहिए कि हम उनकी बहनें बाहर खड़ी होती हैं और आप लोग अंदर चले जाते हैं। इनको कैसे पता होता है कि गेट तक पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचना है और कैसे हमें अंदर ले जाएंगे। वो ये इमरान खान साहब को आइसोलेशन में ले गए हैं और खुद मुलाकात करके आ जाते हैं और वो बयानियां बाहर लाते हैं जो इनको मुलाकात करवाते हैं और इनको बताते हैं कि जनाब यही बयानियां होना चाहिए। तो खतीजा शाह साहब जो है साहिबा, वो भी यही कह रही है कि इन्होंने इमरान खान साहब को मुकम्मल आइसोलेट कर दिया है। इमरान खान को ये चाहते हैं कि मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दें ताकि इमरान खान की फैमिली के जरिए कौम के साथ जो इंटरेक्शन होती थी इमरान खान साहब की बात की वो ना कर सकें। और ये लोग दिखा रहे हैं कि इस मुल्क में किसी अदालत, किसी कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल क्लियर मैसेज था और ये इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि अदालतों की हैसियत, हर किस्म की आवाज दबा दी गई है, चाहे वो अदालतों की है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और चाहे वो मीडिया है, सोशल मीडिया, पीकक एक्ट बुलाकर। अब एक DGI-SPR और वजीर खारजा इसहाक डार, नायब प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक बड़ा सख्त किस्म का सवाल किया गया है और ये साफी हैं सैयद जफर हुसैन, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि जंग का मामला है, माहौल बन चुका है जंग का, और आपके वज़ीर आज़म कहाँ छुपे बैठे हैं, कहाँ हैं आपके वज़ीर आज़म? उनको तो कौम के सामने एक खिताब करना चाहिए, स्पीच देनी चाहिए, मुतमिन करना चाहिए, कौम का एतमाद में लेना चाहिए। कहाँ पर है? एक करारदाद आप मंजूर करवा देते हैं सेनेट से और चंद सेनेटर इकट्ठे होते हैं, चंद सेनेटर्स को 20-30 सेनेटर जो है उनकी मौजूदगी में एक करारदाद पास करवा के आप कहते हैं कि ये कौम की आवाज है। ऐसे तो नहीं होता है जनाब। बताएं तमाम सियासी जमातों को बुलाकर एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, APC क्यों नहीं बुलाई गई? तो जब बारी आई जवाब देने की इसहाक डार साहब की, तो जनाब इधर से भी पर्ची लिखी गई और साथ DGI-SPR साहब ने भी पर्ची लिखी और पर्ची लिख के जनाब थमा दी। ये जवाब देना है आपने। यही मामला इमरान खान साहब के साथ भी रहा है इनका। इमरान खान साहब को ये पर्चियां लिख कर देते थे स्पीच के लिए कि आपने ये बोलना है। उस टाइम के जो DGI-SI थे फैज हमीद साहब, लेकिन इमरान खान साहब आजाद ख्याल इंसान, उनको पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और वो किसी के चमचे तो थे नहीं, अवामी नुमाइंदे थे और अवाम के वोट पर आए हुए थे, फार्म 47 वाले वो थे नहीं, इसलिए वो उठा के उनकी पर्चियां उनकी फाड़ फूट के फेंक देते थे। तो ये चीजें कंट्रोल्ड हैं जनाब। अगर आप लोग अभी भी शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर दबाकर बैठे हैं या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है कि आपको लगता है कि मतलब कि हुकूमत जो है वो अवामी हुकूमत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हुकूमत जिनकी है वो पर्चियां लिख कर दे रहे हैं। आगे चलते हैं जनाब। बड़ी अहम चीज मैं आपको साथ में बता दूं कि DGI-SPR कहते हैं कि भारत में एक साफी ने सवाल उठाया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो जनाब पाकिस्तान में तो साफियों के घरों को तबाह किया गया, पाकिस्तान में तो अगवा किया गया, लापता किया गया, पाकिस्तान में तो कई साफी मिल नहीं रही, बल्कि अरशद शरीफ को तो कीनिया में जाके गोली मारी गई है। आप ये क्या तासर देना चाहते हैं कि जनाब कोई सच का सवाल पूछेगा तो फिर उसके ऊपर मुकदमा होगा? ये चीजें देखें। और जंग जो चल रही है वो जंग ये चल रही थी कि भारत ने बड़ी तोप कद्दू पे तीर मारा है और इमरान खान साहब का जो YouTube चैनल है उसको ब्लॉक कर दिया गया अपने कंट्री में, और साथ में उनका X चैनल जो है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया, ट्विटर अकाउंट को भी। ये जनाब जंग उन्होंने फतह की है, इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सके और ताकतवर अपनी नौकरियां लगवाता हुआ नजर आ रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो जनरल नदीम अंजम DGI-SI रिटायर्ड हुए हैं, उनकी ख्वाहिश थी, नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो वजीर आजम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाते। बात समझ आ रही है कि जो चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो बना दिया जाता उनको, ये उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और अब हुआ क्या है, वो ये है कि जो इस टाइम मौजूदा DGI-SI हैं, आसिम मलिक साहब लेफ्टिनेंट जनरल, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया और ये नौकरियां लग रही हैं जनाब। अब और अंदाजा लगाएं कि अभी ये लोग रिटायर्ड भी नहीं हुए हैं तो इनको नौकरी मिल जाती है। और पाकिस्तान के जो नौजवान है MBA उसके बाद मास्टर PhD करके फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बेचारे फिर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती और यहाँ से फिर वो 3-4 लाख का वीजा लगा के सऊदीया चले जाते हैं और वहां जाकर वो मजदूरी दिहाड़ी कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो बेचारे क्या करें भी और करें भी क्या। अब मैं आपको बता दूं कि सेनेटर एजाज चौधरी जो है उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है और ये जमानत मंजूर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बड़ी अहम डेवलपमेंट है और 1 लाख रुपए मुचलके जो है वो जमा कराने हैं उन्होंने और इस पर उनकी जमानत होगी। और जस्टिस नईम अगवान साहब जो है उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि अगर सेनेटर एजाज चौधरी
इतने ही मतलब खतरनाक मुजरम है या इतने ही उनके ऊपर जो इल्जामात हैं या इस किस्म के उन्होंने कोई एक्ट किया है 9 मई के बाद या 9 मई वाले दिन, तो इनको भी आप मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाते। ऐसा नहीं हो सकता कि जमानत किसी की जो है उसके ऊपर सजा जो है वो सुना दी जाए या किसी की जमानत को रोका जाए, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर जो जस्टिस नईम भगवान है और उसके बाद 3 रुकनी बेंच था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने जो सेनेटर एजाज चौधरी हैं उनकी जमानत मंजूर कर ली है। अब आगे चलते हैं जनाब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी है उसके हवाले से दी तो नहीं गई हैं, पहले भी एक फुल कोर्ट का फैसला मौजूद पड़ा है, लेकिन दोबारा 13 रुकनी आईनी बेंच जो है 6 मई को समाप्त करने जा रहा है। हैरान कुन बात यह है कि अकलीती जजेस तो बेंच में शामिल हैं, लेकिन जो अक्सरीती जजेस हैं जिन्होंने फैसला दिया था उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया था, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिस चीज का मकसद था वो पूरा कर लिया गया, अदलिया का पूरा ढांचा जो तब्दील किया गया ताकि वो काम लिया जा सके जो ये लेना चाहते थे। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब वापस मिलनी है या नहीं मिलनी है, लेकिन अब आप अंदाजा लगाएं जैसे 26वीं आईनी तरमीम पास की गई है, ये नशिस्तें भी अपने अंडर करके ये जो आईनी बेंच है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देगा और फिर एक 27वीं आईनी तरमीम आएगी और आप अंदाजा लगाएं कि वो कितनी खौफनाक किस्म की 27वीं आईनी तरमीम होगी। आप अंदाजा लगाएं कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान मखसूस नशिस्तों के फैसले में ये लिख चुके हैं कि मखसूस नशिस्तों पर जस्टिस मंसूर की सरबराही में अक्सरीती फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी है, इस पर हुकूमत अमल दरामद करने की पाबंद नहीं है। इन्हीं जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में फैसले के खिलाफ अपील के समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई, तो क्या फैसला होगा आपके सामने है। आप चलते हैं, इमरान खान साहब ने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब लंदन के ऊपर बमबारी हो रही थी और उस टाइम के जो वजीर आजम थे विंस्टन चर्चिल, जब जर्मनी लंदन के ऊपर तैयारों के साथ बमबारी कर रहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो इंशाल्लाह हम जंग जीत जाएंगे और शिकस्त इनको होगी। तो इसी तरह आप देख लें कि पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो दम तोड़ चुका है, खत्म हो चुका है। खवातीन के साथ जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया वो पूरी दुनिया के सामने है, पाकिस्तान का इमेज तबाह कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुसलसल जेल में रखना, अली हमजा की बिलाजवाज गिरफ्तारी और बुशरा बीबी को ऐसे मुकदमे में सजा देना जिससे इनका कोई तल्लुक नहीं है, इस तमाम चीजों से लगता है कि ये सियासी तर्ज जो है इंतकामी तर्ज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि अदालतों को मफलूज कर दिया है और इसकी सिर्फ 2 ही वजूहत है, मुझे अपने वकला से मुलाकात की इजाजत भी नहीं दी जा रही। पहली वजह यह है कि मेरे केसेस की सुनवाई ही ना हो ताकि झूठे मुकदमात में मुझे ज्यादा से ज्यादा अंदर रखा जाए, और दूसरा इलेक्शन के बाद बनने वाली जाली हुकूमत जो है सेटअप, इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। फिर इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को भी क्लियर मैसेज दिया कि अगवान पॉलिसी के ऊपर दोबारा सोचा जाए और जिस तरीके से उनको यहाँ से बेइज्जत करके निकाला गया, तजलील की गई है, ये अमन का रास्ता नहीं खोला गया बल्कि मजीद इसमें टेंशन डाली गई है और ये पाकिस्तान KP की हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आती है। और अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ नजर ही नहीं आ रहे। क्या आपको नहीं लगता कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब अडयाला जेल जाके मिलना चाहे तो नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल रहे? आप अंदाजा लगाएं। उनको अपनी कुर्सी की फिक्र है, उनको लगता है कि गवर्नर राज लग जाएगा और मेरी कुर्सी चली जाएगी। जिस शख्स की बदौलत आप कुर्सी पर आए हैं आज उसी कुर्सी को बचाने के ऊपर आप बैठे हैं। ठीक है, बार कौंसिल इलेक्शन में इंतजार पंजोता जो है इंसाफ लॉयर फोरम के अपने उम्मीदवार सामने लाएं और सारी पार्टी सिर्फ अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करे। ये इमरान खान साहब का मैसेज है। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।